डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे से पूर्व दिल्ली हो गई हैरान। अब दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी मिल सकती है हर्षवर्धन को। केजरीवाल से मुकाबले के लिए उतारा जा सकता है हर्षवर्धन को। गरीब लोगों का हाउस टैक्स ईस्ट एमसीडी 1 साल के लिए करे माफ। 25 से 50 गज के मकान आते हैं इसमें। निगम पार्किंग ठेकेदारों को राहत देती पर गरीबों को नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता विपक्ष ने कहा। बीजेपी विधायक ने बिल्डिंग विभाग के अधिकारी को दी चेतावनी। विधायक का मेयर पर मिलीभगत का आरोप। मेयर ने कहा मामले की कराई जाए जांच। ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। निगम ने बनाए हैं इसके लिए लगभग 700 सेंटर। अभी कुछ एक्टिव, कुछ हो जाएंगे कुछ दिन में एक्टिव। और गीता कॉलोनी में दूषित पेयजल आपूर्ति से लोग परेशान। गंदे पानी पीने से लोग पड़ रहे हैं बीमार। पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं लोग। शिकायत के बाद भी प्रशासन नहीं देता कोई ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बुधवार की शाम को बदलाव में जिस मंत्री को हटाने पर सभी हैरान हो रहे हैं वह है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को कई और मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना से लड़ाई के दौरान जो भूमिका निभाई है और जिस तरह से देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल की है, उसे देखते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया जाना किसी के गले नहीं उतर रहा। उनके किसी विरोधी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उन्हें मोदी सरकार से इस तरह इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन 2 बार से चांदनी चौक से सांसद हैं, लेकिन पूर्वी दिल्ली उनका कार्य क्षेत्र रहा है। इसलिए पूर्व दिल्ली के लोगों के लिए झटका है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को इस्तीफा देना पड़ा है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर लोग इस बात को लेकर कई कयास लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए पार्टी ने जरूर कुछ बड़ा सोचा होगा। दरअसल सच्चाई यह है कि दिल्ली में बीजेपी के पास सीएम अरविंद केजरीवाल के मुकाबले के लिए कोई चेहरा नहीं है। 2013 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी डॉक्टर हर्षवर्धन को सामने लाकर चुनाव लड़ी थी तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और उसे 32 सीटें हासिल हुई थी। बहुमत के लिए 4 सीट और चाहिए थी, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें बहुमत नहीं मिला। उसके बाद पार्टी ने एक बार फिर किरण बेदी को और दूसरी बार बिना चेहरे के चुनाव लड़ा और एक बार 3 और दूसरी बार 8 सीटें हासिल हुईं। अब एक सवाल यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को केंद्र में ले जाने से दिल्ली में बीजेपी को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया है या फिर किसी और कारण से। ये दूसरा मौका है जब डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य मंत्रालय से हटाया गया हो। 2014 में उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन फिर विभाग बदलकर विज्ञान विभाग में भेज दिया गया था। इस बार उनसे इस्तीफा ही ले लिया गया है। पार्टी ने उनके लिए क्या सोचा है ये आने वाला वक्त बताएगा। ये सच है कि बीजेपी के पास दिल्ली में केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। उनका इस्तेमाल इसके लिए किया जा सकता है या उनके समर्थक अभी सोच रहे हैं। हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर हर्षवर्धन भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। भिन्न भिन्न समय पर उनको संगठन में और सरकार में भिन्न जिम्मेदारियां दी गई हैं और जिनको उन्होंने बखूबी निभाया है। आज स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मुझे लगता है कि संगठन में और सरकार में उनको कोई नई जिम्मेदारी निश्चित रूप से सौंपी जाएगी और मेरा पूरा विश्वास है कि वो और आगे बढ़कर उस जिम्मेदारियों का निर्वहन वैसे ही करेंगे जैसे पहले पूरी शिद्दत के साथ करते रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इस्तीफा उनका संभावित दायित्व परिवर्तन हो सकता है। पार्टी और समाज में उनका रोल बदला जा सकता है। उनका रोल समाप्त नहीं हो रहा है। मोदी जी के मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें उनका विशेषाधिकार है कि वो किस व्यक्ति को कहाँ रखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और विश्व की सबसे अद्भुत चलती हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जी एक सबसे बड़े प्रमाणिक नेताओं में से एक हैं। अतः उनका ये
कोई ना कोई जिम्मेदारी में, उनके काम में बदलाव हो सकता है। उनको, उनकी सेवाओं को कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता। अभी भारतीय जनता पार्टी को और दिल्ली की जनता को और देश की जनता को उनकी बहुत आवश्यकता है। हमें बहुत ही बुरा लगा है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने जो अपने स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है, क्योंकि दिल्ली ही नहीं देश के जाने माने चेहरे और बहुत ही अच्छी छवि के हमारे लीडर हैं वो, और हमारे हिंदुस्तान को पोलियो मुक्त कराया डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो स्वास्थ्य मंत्री पद के लिए सबसे अच्छा चेहरा हमारी नज़र में डॉक्टर हर्षवर्धन ही है। आने वाले समय में जो चुनाव हैं स्टेट्स के, उनके लिए, उनको लेकर कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा हो। हम उम्मीद भी करते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा सोच रखा हो, क्योंकि हमारे देश के लिए वैसे स्वास्थ्य मंत्री के पद के लिए सबसे अच्छा चेहरा डॉक्टर हर्षवर्धन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और संगठन ने उनके बारे में कुछ सोचा होगा, इससे बेहतर सोचा होगा, तभी उनसे इस्तीफ़ा लिया है, वरना उनसे इस्तीफ़ा ना लेते। उन्हें इससे भी बड़ा पद शायद मिले। शायद पार्टी चाहती है कि उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए या और कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाए। तो मैं इसलिए दिल्ली की जनता डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ खड़ी है, तन मन धन के साथ खड़ी है। मुझे लगता है कि पार्टी कहीं ना कहीं उन्हें अच्छे पद पे स्थान देगी, और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव पार्टी में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट एक ही बंदे पे एक ही पावर है, मंत्रालय चेंज होते रहते हैं, उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं। तो इसमें गलत भी है कि डॉक्टर साहब को एज अगर डॉक्टर देखा जाए, और बहुत बड़े पुराने वरिष्ठ नेता भी हैं, और डॉक्टरी लाइन में तो वो माने जाते हैं राजा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पूरे मोदी मंत्रिमंडल में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वास्थ्य मंत्रालय को डॉक्टर हर्षवर्धन से बेहतर संभाल सकता है। और अगर उनका पीछे का इतिहास देखा जाए, कभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधायक रहते हुए भी कभी किसी प्रकार का कोई भी गलत काम मुझे नहीं लगता उन्होंने किया है। हालांकि मेरा कोई उनसे निजी परिचय नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे, जहाँ तक मैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती उनसे होती है। इतना बेहतरीन कोरोना जैसे महामारी के समय उन्होंने संभाला है, उनका इस्तीफा मेरे लिए थोड़ा अचरज में है। पटपड़गंज स्थित निगम मुख्यालय में नेता विपक्ष मनोज त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईस्ट एमसीडी की तरफ से पार्किंग ठेकेदारों को राहत दी जा रही है, लेकिन गरीब लोगों की तरफ निगम कुछ नहीं सोचती है और ना ही उनको राहत दी जा रही है। गरीब लोगों के टैक्स को ईस्ट एमसीडी को माफ करना चाहिए। डी, ई, एफ कैटेगरी के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स निगम को 1 साल के लिए माफ करना चाहिए। इसमें 25 से 50 गज के मकान आते हैं, लेकिन इस कोरोना काल में गरीब लोगों पर टैक्स की मार पड़ रही है। इस संबंध में मेयर और निगम कमिश्नर को लेटर भी लिखा गया है। भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी ने अभी हाल ही में जो पार्किंग ठेकेदार हैं, उन पार्किंग ठेकेदारों का 20/3/2020 से लेकर के 30/9/2020 तक का पार्किंग का सरचार्ज माफ़ कर दिया है। कहीं कुछ महीनों के लिए 100% छूट कर दी, कुछ के लिए 75% छूट कर दी। जो DEF कैटेगरी है हमारे रेजिडेंशियल एरिया की, उस कैटेगरी के लोग वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे रोजगार करते हैं, छोटी नौकरियां करते हैं, छोटे छोटे धंधों पे जाते हैं, अपनी रेड़ी पटरी का काम करते हैं, लेकिन अपना तिनका जोड़ करके उन लोगों ने अपना मकान बना लिया, अपना आशियाना बना लिया है। आज उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो समस्या है आज के खर्चे की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी जिस तरीके से हाउस टैक्स की मार उनको मार रही है, जिस तरीके से नए नए टैक्सों की मार रही है, उसी कड़ी में मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल के अंदर जो इतने गरीब लोग जिनके व्यापार नहीं रहे, रोजगार नहीं रहे, नौकरियां छिन गई, उनके हाउस टैक्स का DEF कैटेगरी के रहने वाले लोगों का हाउस टैक्स एमसीडी को माफ़ करना चाहिए, उनको छूट देनी चाहिए। जब आप पार्किंग माफियाओं को छूट दे सकते हैं, जब आप एडवर्टीजमेंट वालों को छूट दे सकते हैं, तो आखिर इन गरीब लोगों को, DEF कैटेगरी में रहने वाले लोगों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने शारदा दक्षिण विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश शर्मा को जमकर लताड़ा है। कहा कि अजय जेई मेयर के इशारों पर गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं, जहां से माल मिल रहा है वहां कोई बिल्डिंग का कानून नजर नहीं आ रहा है। विधायक ने मेयर पर भी तमाम आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या है पूरा मामला।
हेलो हेलो राजेश शर्मा जी बात कर रहे हैं क्या? जी कर रहा हूँ अनिल वाजपेयी बोल रहा हूँ, विधायक गांधीनगर में। सर। नमस्कार। भाई साहब ये एक बात बताइए, ये दुनिया भर के मकान बन रहे हैं गांधीनगर में, उन सबका तो कोई मकान आपका जय तोड़ने जाता नहीं है। एक गरीब आदमी का मकान बन रहा है, उसका मकान तोड़ने के लिए पहुंच गया वो अजय वहां पर। मैं एक एक मकान की आरटीआई लगाकर आपको कोर्ट ले जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। सर अगर आज इसमें उसका क्या है ना, मकान टूट गया ना, मेयर कहे या मेयर का बाप कहे, कोई भी कहे, तो आप सर देख लीजिएगा, मेरी बात मैं तो इतनी सुनिए सर। आरटीआई लगा दूंगा आपकी कि आपकी जान गले में पड़ जाएगी। मतलब सर, दुनिया भर मेरी के बात जो तो पैसे सुनिए। दे रहे हैं, उनके तो मकान पे आज तक कोई नहीं गया तोड़ने के लिए। सर मेरी बात तो सुनिए। हाँ बताइए। सर इसमें ना मेयर साहब जो हैं उन्होंने एसटीएफ में कंप्लेंट लगाई हुई है। गवर्नर मेयर कह देगा पूरा इलाका तोड़ दो, मेयर का बोर्ड जिस मकान पे लगा है मैं उसकी फोटोकॉपी करके भेज रहा हूँ, सर उसका मकान टूटना चाहिए भाई साहब, नहीं ये समझ लीजिएगा मैं आपके यहाँ आके बैठ जाऊंगा, मैं दरी बिछा के राजेश जी, ये ऐसा नहीं चलेगा ये कि मेयर कहते पूरा इलाका तोड़ दो। आप बुलवाइए उनको अभी जाके, अभी फोन करके उनको। 12-13 प्रॉपर्टी मेंशन कर रखी है उन्होंने। अरे भाई साहब वो छोड़िए उनको, मेयर का जिसमें बोर्ड लगा है मैं लिख के दे रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी आप तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे ये बताइए पहले आप। तोड़ देंगे सर। कहाँ तोड़ रहे हैं आप? आपको लिख के दिया हुआ है, आज तक आपने तोड़ने नहीं किया वहां पे जिसमें मेयर का बोर्ड लगा हुआ है। इसको वापिस बुलाइए, नहीं भाई साहब बहुत महंगा पड़ जाएगा शर्मा जी, आज मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हल्के में मत लीजिएगा इसको। मामला एक रघुपुरे में मकान का है, उस मकान की कंप्लेंट हुई थी तो मैंने उसको फ़ोन किया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। मैंने कहा साहब अगर और भी पूरे गांधीनगर में अगर अनऑथराइज्ड मकान बन रहे हैं तो जब सबके बन रहे हैं तो इसका बनने दीजिए, और अगर गरीब आदमी है और वो अगर पैसा न दे सके तो आप उसका मकान तोड़ देंगे, तो ये गलत है। और मेरी जगह आप भी अगर होंगे तो आप भी यही बात कहेंगे। ये बिल्कुल मैं मांग करता हूँ, और जो गांधीनगर में सीलिंग के नोटिस भेजे जा रहे हैं, सीलिंग के नोटिस भेजे जाने पर भी एक बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है गांधीनगर में, हाउस टैक्स के नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा करप्शन है। और ऐसे अगर कोई करप्शन का मामला अगर सीसीएन उजागर करता है या आप मुझे बताएं तो मैं उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। आप नक्शा पास करें, नक्शे से मकान बनाइए ताकि आपको जीवन में परेशानी ना हो, आप अपने मकान में बेहिचक रह सकें, आपको कोई नोटिस ना आए। उसी संदर्भ में एक मैं फोटो देखा था, किसी अखबार में आया था, उसमें लिखा था कि अवैध निर्माण, मेरा बोर्ड भी वहाँ पे लगा हुआ है। वो हमारी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है भावना वाशने, वो महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष है। उस मकान की जांच करवानी चाहिए, बिल्कुल करवानी चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी में है कि वो मकान नक्शे से बन रहा है, उन लोगों ने नक्शा पास करवाया हुआ है। नक्शा पास मकानों को अवैध कहे तो मैं इसके लिए कुछ कह नहीं सकता, कैसे उनको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है, उनको किसी ने मुझे लगता है गलत फहमी डाली होगी। मैंने उनका कोई ऐसा ऑडियो वीडियो देखा नहीं जहाँ वो बोल रहे हूँ, यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत फहमी में उन्होंने कहा होगा, वैसे मुझे विश्वास है वो ऐसा कह नहीं सकते। पूर्व दिल्ली नगर निगम में हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स कम आता है, जिसके लिए निगम हर वो संभव प्रयास करती है कि रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। निगम के मेयर ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन ही जमा किया जाएगा, जिसके लिए पूर्व दिल्ली में लगभग 700 सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से कुछ एक्टिव हैं और कुछ दिनों बाद बाकी और एक्टिव हो जाएंगे। लोग सेंटरों में जाकर टैक्स जमा करा सकते हैं। देखिए, मैनुअली हाउस टैक्स जमा कराने में शिकायतें बहुत थी कि जो हाउस टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जैसे चाहते मनमानी करते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे हमें दिए तो आपको इतना हाउस टैक्स कम कर देंगे। हमने सेल्फ असेसमेंट के साथ हाउस टैक्स को ऑनलाइन किया है। हमने CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर खोले, जो पूर्वी दिल्ली नगर में 782 हैं। आधे से ज़्यादा शुरू हो चुके हैं, बाकी सब 15 दिन में शुरू हो जाएंगे। उनके एड्रेस हमारे आ चुके हैं, उनके फ़ोन नंबर हमारे पास आ चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड में जाकर या दूसरे वार्ड में भी जाकर अपना हाउस टैक्स जमा करवा सकता है, उसको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ऑनलाइन जमा कराने में उसको 2% छूट भी मिलने वाली है। इसके अलावा 3% छूट कोविड का इंजेक्शन लगवाने का मिलने वाली है। 15% की छूट ऑलरेडी चल रही है, 5% छूट हो गई, 20% छूट हम ऑलरेडी उनको दे रहे हैं। इससे उनको फायदा होगा, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। तो सर जानना चाहते हैं कि ऑनलाइन का ही सिर्फ लोगों के पास अगर ऑप्शन बचता है तो ऐसे में आपने सेंटर्स भी खोले थे, क्या
वो सेंटर्स एक्टिव हो गए हैं? सेंटर्स मैंने जैसा बताया कि आधे से ज़्यादा सेंटर एक्टिव हो गए हैं। बाकी सेंटर 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर सब एक्टिव हो जाएंगे। कोई परेशानी होने वाली नहीं है और किसी को परेशानी के अपने स्थानीय निगम पार्षद से मिले, उनकी सभी परेशानियों को दूर किया जाए। गीता कॉलोनी में जलापूर्ति विभाग की ओर से दूषित पेयजल आपूर्ति किए जाने से लोगों में रोष है। पानी की सप्लाई सही तरीके से न होने पर स्थानीय लोग काफी परेशान हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी विभाग की ओर से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई ना सही तरीके से हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें दुकान से पानी खरीदकर पीना पड़ता है। वहीं गंदा पानी पीने वाले लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी तक किसी ने भी मामले की संज्ञान में इसको नहीं लिया है। पानी की बहुत समस्या है। इतनी गर्मी के अंदर हाहाकार मची पड़ी है। हमारे केजरीवाल जी ने कहा था कि 24 घंटे पानी की सप्लाई दूंगा, लेकिन 1 घंटा भी सप्लाई नहीं आती। उसके अलावा कुछ दिन तो इतना गंदा पानी आता रहा है, बिल्कुल जो पीने के नहाने लायक भी नहीं था। और दुनिया सारी इस टाइम गर्मी, इतना माहौल है, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, लोग इतने परेशान हो रहे हैं, वो टैंकर की व्यवस्था भी नहीं हो पाती। इसलिए पानी को तो अहम समस्या को जल ही जीवन है। जल ही नहीं दुनिया को, जो केजरीवाल का अपना मेन मुद्दा था कि जल मैं 24 घंटे सप्लाई करूंगा, 1 घंटा भी सप्लाई नहीं करना। दुनिया में बड़ी इसमें वो आ रहा है कि पानी का मेन है, जीवन है, इतनी गर्मी पड़ रही है तो पानी मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। और उसमें भी साफ पानी नहीं है, कुछ आता है तो गंदा पानी आता है। आज पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने लायक नहीं है। और इस गर्मी में पानी की इतनी किल्लत दिल्ली सरकार दे रही है। कम से कम पानी तो लोगों के घर पहुंचे। पानी नहीं होता, लोग पानी पीने के लिए जाते गए, पानी आता ही नहीं है। और इतनी गंदा पानी आ रहा है, पीने को भी दुर्बल हो रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए पानी की किल्लत दिल्ली सरकार को करनी चाहिए थी दूर, और वो कर नहीं पा रही। अपने झूठे वादों पे कामयाब रह रही है। कम से कम पानी की किल्लत दूर करे, पानी तो दे साफ। पानी सफाई दे नहीं पा रही और पानी आ भी नहीं रहा। साफ तो छोड़ो, आना भी दुर्बल हो चुका है। दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए था, पानी को लेकर सबसे पहले निर्णय ले, जल ही जीवन है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, पानी साफ नहीं आ रहा। रोज़ हमें 70 रुपये की बोतल बाजार से खरीद के पीनी पड़ रही है। मेरी केजरीवाल सरकार से गुजारिश है कि पानी साफ के ऊपर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। एक तरफ वो कहते हैं बिजली फ्री, पानी फ्री। ये कैसा पानी फ्री है जो पीने लायक ही नहीं है। हमें रोज़ बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। गर्मी के दिन चल रहे हैं और पानी साफ नहीं आ रहा। हमारा पानी, जो घर का पानी आ रहा है, वो इतना गंदा पानी आ रहा है और इतनी बदबू वाला पानी आ रहा है कि हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। हमारा जो भी पानी आता है, हमारा बाहर से हम लाते हैं और वो यूज़ करते हैं। तो सुबह शाम पानी आता है, सिर्फ सारा दिन बिल्कुल पानी नहीं आता। और सुबह शाम भी वो पानी आता है जिससे हम हाथ भी नहीं धो सकते, नाली वाला पानी होता है। इतनी स्मेल होती है और इतनी महामारी के कारण ये कोरोना की बीमारी चल रही है, इसमें ऐसा पानी हम यूज़ करेंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। सीबीएसई ने साल 2021 और 22 के एकेडमिक सेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत जिन छात्राओं ने इस साल 10वीं और 12वीं की कक्षा में प्रवेश किया है, उन्हें फाइनल एग्जाम 2 बार देने होंगे। पहली परीक्षाओं को टर्म 1 कहा जाएगा और दूसरी होने वाली परीक्षाओं को टर्म 2 कहा जाएगा। इस प्रक्रिया में सिलेबस को भी 50-50% भागों में बांट दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पहले टर्म की परीक्षाएं नवंबर से दिसंबर महीने के बीच होंगी, यानी बोर्ड ने 4 हफ्तों में परीक्षाएं कराने की जगह 8 हफ्तों में पहले टर्म की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया है। सीबीएसई की अभी गाइडलाइंस आई हैं 2021-22 के सेशन के लिए, 10th और 12th के लिए। उसके अनुसार जो जितना भी सिलेबस है, अभी डिसाइड नहीं किया है सीबीएसई ने कि उसमें से कितना आएगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें से कुछ ना कुछ तो कट डाउन हो गई, क्योंकि सेशन लेट हो गया है। तो उस सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा जाएगा, 50-50%। तो और 2 सेशन में 2 सेमिस्टर एक तरह से समझें, एक नवंबर दिसंबर में और एक मार्च अप्रैल में, 2 पार्ट में एग्ज़ाम होंगे। पहले जो एग्ज़ाम होंगे, अगर वो ऑफलाइन होते, अगर वो ऑनलाइन होते हैं, स्कूल में बच्चों को नहीं बुलाया जा सका बाई चांस किसी वजह से, तो वो 90 मिनट का पेपर होगा ऑनलाइन। और उसमें बच्चों को समय दिया जाएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। वो असेसमेंट बच्चों की ऐड की जाएगी, ऑनलाइन उसे फीड किया जाएगा। और इसी तरह से सेकंड फेज़ जो होगा, सेकंड सेमेस्टर जो होगा, वो मार्च या अप्रैल में जब भी फिजिबल होगा उस समय लिया जाएगा। उस समय 2 घंटे का पेपर होगा। अगर स्कूल में हुआ पेपर तो 2 घंटे का होगा,
और यदि स्कूल में नहीं हो पाया किसी वजह से तो फिर 90 मिनट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 90 या 100 क्वेश्चंस होंगे। हम ये मान करके चलते हैं कि ये फैसला बिल्कुल बच्चों के हित में है, और पिछले साल भी जिस तरह से रहा, पिछले 20-21 के सेशन के बारे में बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक ये चाहना रहती है कि हमारा पेपर होता तो शायद हम और अच्छे नंबर लेकर के आते, लेकिन अब वो इस सेशन को ऑलरेडी कंसीडर करते हुए उन्होंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, टर्म 1 और टर्म 2। टर्म 1 जो होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, और जो टर्म 2 होगा वो सब्जेक्टिव होगा। दोनों के दोनों अलग अलग लिए जाएंगे। जो पहला पेपर होगा वो संभवतः नवंबर में होने की संभावना है, मिड टर्म फर्स्ट का, और सेकंड टर्म का जो पेपर होगा वो मार्च और अप्रैल में जाने की संभावना। जो फर्स्ट टर्म का पेपर होगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, और जो सेकंड टर्म का है वो 120 मिनट का, यानी कि 2 घंटे का पेपर रहेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से इससे बच्चों की काबिलियत का भी पता लगेगा, और जैसे मैंने कहा बहुत सारे बच्चों के हित में पिछले साल का भी रहा, और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके मन में ये इच्छा रहती है कि हम कंपटीशंस में और उस तरीके से जाएं तो जो हमारे नंबर हैं वो जस्टिफाइड तरीके से सामने आएंगे, तो निश्चित रूप से उसमें ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को नज़र आएगा। एक तो समय पर पता लग गया, अब विद्यार्थी फोकस होकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस को कम करना और 50-50% करके 2 हिस्सों में पेपर लेना। तीसरा, पेपर भी MCQ या छोटे प्रश्न उसमें अधिकता में होंगे, जिससे सारा कोर्स भी कवर होता है और बच्चे आराम से पेपर दे सकते हैं। पेपर के आवर कम करना, 1.5 घंटे और 2 घंटे, बहुत ही अधिक सराहनीय बात है। बच्चा इस विषम परिस्थिति में बहुत लंबा पेपर नहीं दे सकता है। और इसके अलावा टीचर के साथ बच्चे की कनेक्टिविटी भी रहे पूरे वर्ष, इसलिए इंटरनल असेसमेंट का भी अपना एक विशेष महत्व है। नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, वो काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि हमारे जो पहले बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे उस किसी भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स में पूरी बुक आती थी, पूरे चैप्टर आते थे उस बुक के, जिससे हमारे ऊपर एक प्रेशर सा होता था और हम पेपर के दिन तक भी पूरी बुक अच्छे से तैयार नहीं कर पाते थे। बट अब ऐसा नहीं है। अब CBSE बोर्ड ने हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स 2 कर दिए गए हैं। टर्म फर्स्ट में हमारे 50% कोर्स आएगा, और टर्म सेकंड जो मार्च अप्रैल के बीच में होगा उसमें भी हमारा 50% कोर्स आएगा, जिस हमें कुछ खास सब चैप्टर पे ध्यान देना होगा और हम अच्छे से तैयारी भी कर सकेंगे। कोरोना कम होने के साथ ही लोग कोरोना नियमों की अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते शहर में जगह जगह लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी अब सख्त नजर आ रहा है और कदम उठा रहा है। अभी हाल में प्रशासन ने मार्केट में लोगों को दुकानदारों के द्वारा कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर राजधानी के कुछ बाजारों को बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी हालात सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें, गांधीनगर में भीड़ को लेकर मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि निगम और पुलिस मार्केट की सड़कों की भीड़ पर सख्ती करे। दुकानों से ज़्यादा भीड़ सड़कों पर है, निगम अपना काम ठीक से करे। दुकानदार नियमों का पालन कर रहे हैं, जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको रोजाना समझाया जा रहा है कि नियमों की अनदेखी ना करें। निगम और पुलिस मार्केट में अगर रोजाना निगरानी करे तो मार्केट में जो भीड़ या नियमों का पालन नहीं दिख रहा है उस पर कंट्रोल हो सकता है। देखिए, बात ऐसी है कि कई बैठकों में इस चीज़ की चर्चा आई। कल भी दिल्ली की सभी प्रमुख संस्थाओं की बैठक थी, उसमें भी ये बात आई कि जो व्यापारिक संस्थाएं हैं वो अपने दुकानदारों की जिम्मेदारी लें, अपनी दुकानों पे सबको कहें कि आप लोग समय पर खोलो, समय पर बंद करो, और जो मास्क लगा के बैठो, दूरी बना के रखो। जो आपके यहाँ सप्लायर आता है, कोई भी आता है, तो इसको सुनिश्चित करो कि वो मास्क पहने। लेकिन जो सड़क पर ई-रिक्शा, ऑटो वाले, आपके ये जो डिलीवरी वैन वाले नाजायज़ तरीके से खड़े होकर गलियों के बाहर वो इस तरीके से करते हैं, अब इनको तो प्रशासन ही रोकेगा ना। कोई रेडी वाला रेडी लगा रहा है, अब प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उस रेडी वाले को रेडी हटवाए, निगम देखे उसको रेडी उसकी हटवाए, पुलिस देखे जो भी काम उनकी जिम्मेदारी है उस पर करें, ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाए। जब तक प्रशासन और संस्थाएं अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगी, निश्चित रूप से उनकी बात से हम सहमत हैं। जब वो प्रशासन अधिकारी कहता है कि भाई इतना बड़ा बाज़ार है, हम एक एक दुकान पे नहीं जा सकते, वो हम जाएंगे ना जी।
हमारे जो हर गली में रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के वो जाएंगे और नियमित रूप से उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखेंगे। अब जैसे पिछले ये 28 तारीख को SHO साहब ने SDM को लिख के भेजा कि 8 बजे के बाद जो है कुछ दुकानें खुली थी, तो 12 दुकानों पर एक्शन हुआ, ठीक है ना जी। सिर्फ वो 8 बजे के बाद 8:15 और 8:30 तक वो दुकानें खोल के बैठे थे और उनको इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई कि भाई एक हफ्ता वो अपनी दुकानें बंद रखें, ठीक है ना जी। तो मेरा ये कहना है, तो हमने भी उसने दुकानदार आए तो उनको यही कहा भी आप अपना ध्यान रखो, 8 बजे का समय है, आप 7:45 बजे का टारगेट लो, 7:45 बजे तक दुकानें बंद करो। सुबह खोलना है 10 बजे है तो 10 बजे ही है। तो हमारी जिम्मेदारी है दुकानदार को हर समय इन सब चीज़ों के लिए टोकना, जो समय पर जो है खोलने, गार्डों को कहा रखा है कि हर गली में राउंड लगाओ, कि 8 बजने वाले हैं दुकानें बंद करो, ये सब जिम्मेदारी हम है, इसको हम निभा रहे हैं। अब इतनी बड़ी मार्केट में अगर 10,000 दुकानों में 12 आदमी सिर्फ मिल गए, ठीक है ना जी, तो ऐसा तो नहीं कि भाई सभी ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो जो हमारी जिम्मेदारी है हम इसको निभाएं, जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो उसको करे, तो फिर इस तरीके से दिल्ली सुचारू रूप से चल पाएगी। साल 2020 से ही हम सब कोरोना का प्रकोप झेल रहे हैं। जहां हम सभी ये सोचते हैं कि 2020 जैसे कोई खराब साल ही नहीं हो सकता, वहीं 2021 ने हमारा ये भ्रम भी मिटा दिया है। कोरोना की सेकेंड वेव ने भारत में वो दुर्दशा कर दी जिसकी हम सब ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। ऐसे में अब डॉक्टर्स द्वारा ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत में कोरोना की तीसरी लहर यानी थर्ड वेव आ सकती है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेकेंड वेव 110 दिनों की थी, वहीं थर्ड वेव 98 दिनों की होगी। वहीं यूके में थर्ड वेव आ चुकी है। भारत में थर्ड वेव अगस्त के पहले हफ्ते के बाद कभी भी आ सकती है। वहीं अगर बात करें भारत में थर्ड वेव की, तो अनलॉक होने के बाद से ही बाजारों में या पब्लिक प्लेस पर जिस तरह से लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, इस पर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर लोग ऐसी लापरवाही बरतते हैं तो जल्द ही थर्ड वेव आनी तय है। क्या करें डॉक्टर कुमार गांधी, जरा आप भी सुनिए। सेकेंड वेव के अंदर हर एक के घर के हर एक परिवार से कोई एक न एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति चले गए हैं। ये कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। हर एक चीज़ में हम प्रशासन, सरकार, सेंटर, स्टेट सबको ब्लेम करते रहेंगे। अगर दूसरे पे ही हम इल्ज़ाम डालते रहेंगे तो ये काम नहीं चलेगा। हमें कहीं ना कहीं खुद में इस चीज़ को मानना होगा कि अभी भी पूरी तरह से कोरोना ख़त्म नहीं है। अनलॉकिंग की जो प्रक्रिया है वो हमारी कहीं ना कहीं फाइनेंस को सेटल करने के लिए की जा रही है, हमारी अर्थव्यवस्था को सेटल करने के लिए की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। तो मास्क ज़रूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करिए, जब तक ज़रूरत ना हो घर से बाहर ना निकलिए। इस चीज़ को प्लीज़ फॉलो करिए। 2021 को अगर इस तरह से फॉलो करते हैं तो शायद 2022 में खुशहाली का माहौल हम देख सकते हैं। अगर इस चीज़ को हमने कहीं छोड़ दिया, कहीं लापरवाही कर दी, तो थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी, फिफ्थ वेव भी आएगी। ये आप मान के चलिएगा। हमारा ध्यान हमें स्वयं रखना है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCNN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।